नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। श्रद्धा बच सकती थी, श्रद्धा आज भी जिंदा होती अगर मुंबई पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया होता। श्रद्धा के कातिल आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, लेकिन शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर श्रद्धा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने आफताब के खिलाफ फौरन एक्शन ले लिया होता। इंडिया टीवी को श्रद्धा वॉकर की 2 साल पुरानी एक चिट्ठी मिली है। इस लेटर में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही अपने मर्डर की आशंका जता दी थी। इस लेटर में श्रद्धा ने यहां तक लिखा था कि आफताब उसे गला दबाकर मार देगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक देगा। श्रद्धा ने यह लेटर आज से ठीक 2 साल पहले यानी 23 नवंबर 2020 को मुंबई की तुलिंज पुलिस को लिखा था। आफताब ने उस समय भी श्रद्धा से मारपीट की थी, बेरहमी से पिटाई की थी। मुंबई पुलिस को श्रद्धा ने लिखित शिकायत की थी और श्रद्धा ने इस लेटर में यह साफ साफ बताया था आफताब के परिवार को भी उसके साथ हो रही बेरहमी की जानकारी है। श्रद्धा ने 2 साल पहले जिस डर के, जिस खौफ के बारे में मुंबई पुलिस को बतलाया था, मुंबई पुलिस से मदद मांगी थी, आज उसका सच सामने लाने के लिए आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। अपने लेटर में श्रद्धा ने जो जो बातें लिखी थी वो आज हकीकत में बदल गई हैं। तो क्या श्रद्धा पुलिस के लापरवाह सिस्टम का शिकार हुई? क्या श्रद्धा के मर्डर के लिए तत्कालीन उद्धव सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि अब ये जो चिट्ठी सामने आई है उससे तो यही लगता है। 2 साल पहले वसई पुलिस को लिखे गए श्रद्धा के लेटर की कॉपी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। उस लेटर की बड़ी बातें क्या थी, उसकी मजबूरी क्या थी, उसका मजमून क्या था, यह हम आपको बताते हैं। लेटर में श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब उसके साथ बदसलूकी करता है, उसे मारता है, उसकी पिटाई करता है। आफताब ने उसकी जान लेने की कोशिश की, उसका गला दबाने की कोशिश की। आफताब ने श्रद्धा को धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और कहीं दूर फेंक आएगा। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने कहा था कि आफताब उसे 6 महीने से मारता पीटता आ रहा है। श्रद्धा ने इस लेटर में एक और चौंकाने वाली बात लिखी, वो ये थी कि उसके मां बाप सब जानते हैं। लेटर के आखिर में श्रद्धा ने यह भी लिखा था कि वो अब आफताब के साथ नहीं रहना चाहती है। 23 नवंबर 2020 की यह चिट्ठी है। श्रद्धा का लेटर सामने आते ही अब सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर 2 साल पहले श्रद्धा की शिकायत पर कार्रवाई हो गई होती तो आज श्रद्धा जिंदा होती। श्रद्धा ने 2020 में पत्र लिखा था महाराष्ट्र पुलिस को, यदि उस समय उस पर कार्रवाई कर ली जाती तो नीचे करो, लग रहा है कि श्रद्धा की जान बच सकती थी। बूम नीचे रखो, चेहरा देखने। मैंने उसको देखा, बहुत सीरियस पत्र है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जाँच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली? क्योंकि बिल्कुल ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। 2 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं सैयद जव्वाद, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा अंबर जैदी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। अंबर, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। 23 नवंबर 2020 का यह खत अब सामने आया है, इंडिया टीवी के हाथ यह खत लिखा है जिसमें साफ साफ श्रद्धा ने यह जिक्र किया था, यह बात कही थी कि उसे डर है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसको धमकी मिलती है आफताब के द्वारा। क्या कहेंगे आपको, अगर उस वक्त सही एक्शन पुलिस ने ले लिया होता तो आज श्रद्धा जिंदा होती? पंकज जी, पुलिस की लापरवाही की तो बात हमेशा सामने आती है हर केस में, लेकिन मुझे गुस्सा श्रद्धा पे भी है। एक ऐसा वैशी दरिंदर जो उसके साथ उसको मिसट्रीट करता था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। ना कि सिर्फ श्रद्धा का ये लेटर, बल्कि उसके बॉस, कलीग, फ्रेंड्स, उसके भाई और पिता, सबका ये दावा है और सबकी चैट और फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें उन्होंने ये बार बार दावा किया है कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता था, उसकी नाक भी तोड़ी, उसको लगातार मारा पीटा जाता था, सिगरेट बट से जलाया जाता था। इतना सब होने के बावजूद वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, बट फिर भी उसके साथ रहती रही। ऐसे में महिलाओं को ये चाहिए कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, अगर आपको सम्मान और प्यार नहीं मिलता है तो आपको किसी भी कीमत पर ऐसे आदमी के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। ऐसे रेड फ्लैग्स लगातार महिलाओं को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं को क्योंकि हमारे समाज में ये समझाया जाता है कि आपको तो वहीं पे से मर के निकलना है और जहां पर आप चले गए वहीं पे एक ही पुरुष के साथ रहकर आप अपनी खत्म हो जाइए, 35 टुकड़े करवा लीजिए और वहीं रहते रहिए। तो ये जो मानसिकता है रूढ़िवादी कि आपको
एक ही जगह रहना है। इसकी वजह से महिलाएं इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं और कहीं ना कहीं अनजाने में अंजाम यहां तक पहुंच जाता है। और आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें महिलाओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है उनके परिवार द्वारा, उनके पति द्वारा। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को सबसे पहले खुद उठाना पड़ेगा कदम, और पुलिस की लापरवाही तो हमें हर एक केस में सामने बिल्कुल। मैं आऊंगा अंबर आपके पास, जरा सैयद आपके पास मैं आना चाहता हूं। देखिए एक महिला है अंबर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है लापरवाही है और पुलिस की, उसके अलावा उस वक्त जिनकी सरकार थी, जैसा कि अभी देवेंद्र फडणवीस को भी आपने सुना, लेकिन वो कह रही हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं श्रद्धा की बनती थी, क्योंकि अगर उसके साथ इस तरह की बदसलूकी होती थी, इस तरह के थ्रेट्स उसे मिलते थे आफ्ताब की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसे एक्शन लेना चाहिए था, उसे साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है, अंबर ने जो बातें की, मैं बहुत सी बातों से अंबर की इत्तेफाक भी रखता हूं और कुछ एक बातों से नाइत्तेफाकी भी जाहिर करता हूं। वो रीज़न उसका ये बताता हूं कि ये श्रद्धा देश की बेटी है और निरंतर श्रद्धा के बाद भी और श्रद्धा से पहले भी इतने केसेस आ रहे हैं। अगर मैं सरकार को क्रिटिसाइज करूं तो फिर मेरी ये नहीं समझ में आता कौन सी क्रिटिसाइज करूं, कौन सी सरकार से सवाल पूछूं। वो जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनसे सवाल करूं। आज ये देश के अंदर समस्या बनी हुई है, हर 5 में से 2 बेटियों के साथ जो है वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है। अगर उनके ऊपर इतनी संजीदगी से अगर बात होती तो आज ये केसेस कम होते, लेकिन ये केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी केसेस हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी केसेस हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी केसेस हैं, पूरे भारत के अंदर बेइंतहा केसेस हैं जिसके अंदर महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। तो कौन सी सरकार को घेरा जाए? बात दरअसल ये है, इस पूरे पस मंजर को एक देखना। तो अब अगर ये बात आ गई कि 2 साल पहले से जो है वो प्रताड़ना की बात कर रही थी, उसके साथ जुल्म और ज्यादती की बात कर रही थी, तो अभी कुछ दिन पहले आपने चैनलों के ऊपर देखा कि लव जिहाद के नाम से इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश गई, इसके ऊपर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं साहब? कौन से ऐसे नेता हैं जो इस ऐसे जघन्य अपराध के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या उनसे हमें जो है समाज के बीच खाई और दरार नहीं पैदा हो रही है? ये भी तो हमें देखना है। अपराध बहुत जघन्य है और ऐसे अपराधी के खिलाफ सैयद भाई मेरा सवाल दरअसल ये था आपसे, 10 सेकंड दीजिए। ऐसे अपराधी के खिलाफ तुरंत से जल्द एक जो है कानूनी कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया जाए और ये बताया जाए कि हिंदुस्तान का कानून मजबूत है। ऐसे अपराधियों के लिए एक नजीर पेश करी जाए कि हिंदुस्तान का कानून कमजोर नहीं है। जो ऐसे अपराधी अभी भी बहुत से घूम रहे होंगे मानसिकता के लोग जो महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं और समाज के बीच में। आपका कहना यह कि अगर यहां सजा नहीं मिली फौरन तो इस तरह के दोबारा से केसेस आएंगे? आ रहे हैं, आज कल भी हैं, परसों भी हैं, केसेस आते हैं और आते रहेंगे। अगर महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती बढ़ रही है तो उन सरकार से क्या आप सवाल करेंगे? क्या उन सरकार से जाकर के पूछा जाएगा जो महिलाओं के शक्तिकरण की बात करते हैं? जब सरकार बनने से पहले ही कहा गया था बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार किसकी सरकार? तो जवाबदेही वहां पर बनती है साहब। ठीक है, इसी बयान पे ठीक है। रजत शुक्ला हमारे साथ श्रद्धा के दोस्त जुड़ रहे हैं। रजत, ये जो चिट्ठी सामने आई है ये 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने लिखी थी, बाकायदा पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित में वो चिट्ठी देकर आई थी और इसमें उन्होंने कहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात आफ्ताब ने कही है, जान से मार डालने की धमकी दी है गला दबाकर, ये तमाम चीजें थी। तो आप दोस्त हैं, आपसे कई बार जिक्र किया होगा कि आपने समझाने बुझाने की कोशिश की श्रद्धा को, क्योंकि बार बार हम देखते थे कि वो इस तरह की मारपीट करता है, वापस श्रद्धा उसके साथ जाकर रहती है। देखिए दुर्भाग्य वाली बात है, यहाँ अभी जो चीजें बोली जा रही है मैं इस पर भी टिप्पणी करना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं बताऊंगा कि दरअसल श्रद्धा थी कैसी। श्रद्धा से 2015 से मिला था मैं और 18 तक हमारी डिग्री थी, 19 तक हम साथ थे। और ये आफ्ताब पूनावाला जो ये लड़का है इसका प्रभाव कुछ इस तरह का था, इसने जो इन्फ्लुएंस कर रखा था उसके ऊपर वो इस तरह का था कि एक बोल्ड बिल्कुल समझदार लड़की, मैं इस चीज के लिए किसी को बोलने नहीं दूंगा, शायद मैं कोई भी बोलेगा तो मैं उसको काउंटर करूंगा। वो इंटेलेक्चुअली साउंड थी, वो इमोशनली इन्फॉर्म थी, सब समझती थी वो। ये जो उसने एक चीज बताई है, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं शुरुआत से मैं ब्लैकमेलिंग की बात कह रहा था, अब देखिए लेटर में ये चीज लिख कर आ रही है कि जरूर कोई ब्लैकमेलिंग होगी। आज ये ब्लैकमेलिंग आ रही है कि वो मार डालने की बात करता था, और भी ब्लैकमेलिंग सीधे तौर पे मैं कह सकता हूं आएगी निश्चित तौर पे, क्योंकि मैंने उसको देखा था, वो इस तरह की लड़की हो ही नहीं सकती। जब उसको दिख रहा है कि कुछ वायलेंस हो रहा है,
तो वो पीछे हट जाएगी, वो उस रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। हम अब यहाँ समझदारी की बात कर रहे हैं, वो भी समझदार थी, वो कोई बुद्धू नहीं थी, वो एक जर्नलिस्ट होती। आज आप पंकज जी, जिस तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, आप न्यूज दे रहे हैं, वो बिल्कुल इस काबिल थी। लेकिन आफ्ताब जैसे दरिंदे आ जाते हैं ऐसे जिंदगी में, और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जहां वो चीज अभी हम आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या वो बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से श्रद्धा इस तरीके से सहते गई। रजत, आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरा आपसे सवाल बनता है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हुआ कि श्रद्धा, आप बोलते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी, आपकी दोस्त थी, आप 2015 से उन्हें जानते थे, तो क्यों ऐसा हो गया? यही तो सवाल है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज जो गौर करने वाली बात है, जो भी इंसान हो रिलेशनशिप में आता है तो आपका एक पास्ट लाइफ होता है, उसको साथ में लेके चलता है। यदि वो पास्ट लाइफ बहुत बुरी हो तो फिर हो सकता है कि पार्टनर कहे कि चलिए छोड़ दे, लेकिन आफ्ताब ने ये चीज की पूरी कोशिश की थी कि पूरी तरीके से श्रद्धा के जो कॉलेज मेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, उसके विसिनिटी के दोस्त हैं, यहां तक कि फैमिली तक से दूर कर दिया इस लड़के ने। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मिशन है। मतलब आई हाईली डाउट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई हैव बीन सेइंग कि ये लड़का बहुत पॉसिबल है कि किसी मिशन के तहत ये चीजें कर रहा था। हो सकता है टेररिज्म वाला एंगल हो। मैं ये लव जिहाद के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, लेकिन सुनने में आया कि 20 लड़कियां डेट किया इसने। अब जानने की जरूरत है कि 20 लड़कियां कौन है, किस बैकग्राउंड से आती है, क्या ये जीवित है कि नहीं है, ये क्यों नहीं आएगा आप बताइए। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि एंगल्स लाए जा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं क्यों ना लाए जाए एंगल्स, बताइए आप। जब ये एक ऐसे लड़की को, ठीक है रजत, आपका जो आपने सवाल उठाया वो यहां पर सैयद ने सुना, उनसे जवाब लूंगा, लेकिन इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल साहब, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं रजत शुक्ला, वो ये कह रहे हैं कि इसको कई एंगल क्यों ना वो दें, क्योंकि वो श्रद्धा के बाद भी 20 लड़कियों को, उसने अलग अलग लड़कियों को डेट किया है। आपको क्या लगता है, अभी एक चिट्ठी सामने आ गई है श्रद्धा की, जो 23 नवंबर 2020 को, आपसे 2 साल पहले लिखी है उसने, और उसमें उसने जिक्र किया है कि आफ्ताब उसके साथ बदसलूकी करता था, उसकी जान लेने की कोशिश की, उसका गला दबाने की कोशिश की, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, जंगल में जाकर फेंक आएगा। यह बाकायदा लिखित चिट्ठी दी थी उसने पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने। देखिए पंकज जी, देश के अंदर ऐसे अनेक घटनाएं घट चुकी हैं जहां पर के बेटियों ने कंप्लेंट करी और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं कहता हूं कि एक तो इस ऐसी सारी घटनाओं का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि इस्लामिक जिहादी लगातार जिस तरह से हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, या उस लड़की को हत्यारों के हत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या फिर उसको आतंकवाद की राह पर धकेल रहे हैं, ये दोनों दो अलग अलग बिंदु हैं बेसिकली। आप देखिए कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो ये अकेली श्रद्धा नहीं है, दिल्ली के अंदर भी ऐसे अनेक बेटियां थी जिनके या बेटे थे जिन हिंदुओं को बचाया जा सकता था, लेकिन समय पर कार्रवाई ना होने के कारण या उनको कंप्रोमाइजन एक फॉल्टी तरीके से कर देने के कारण जो है ना, वो उनकी हत्या हुई। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, आखिरकार ये जो हत्यारों को बचाने के लिए ये लोग राजनीतिक हथकंडा अपनाते हैं, उनको पाया जाना चाहिए। लगातार आप देखिए दर्जनों बेटियों की हत्या इस तरह से हो चुकी है और इस्लामिक जिहादी लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब कोई उस पर विराम नहीं लग रहा। क्या बयानबाजी कर रहे हैं? क्या बयानबाजी कर रहे हैं? मैं आता हूं आपके पास। कोई सबूत नहीं, चीजें नहीं, इस तरीके की आप अलगर और नफरती बयानबाजी आकर करेंगे, राजनीति करेंगे ऐसे जघन्य अपराध के ऊपर। अपराध होता है, अपराधी होता है। आप अपराधी को अगर धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये देश का नुकसान होगा साहब। आप अगर ऐसे जघन्य अपराध के बीच भी, अपराधी के बीच भी हिंदू और मुसलमान की एक दीवार खड़ी करने चाहेंगे तो आप भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और वो आपका ढका छुपा एजेंडा नहीं है, देश देख रहा है। ठीक है, जरा हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी है। मैं आता हूं सैयद आपके पास, 1 मिनट विनोद बंसल जी, जरा मेरे पास एक मेहमान और है, उनसे मैं बात कर लूं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर हम जरा डिबेट को खोलेंगे। यास्मीन फारूकी हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी है एसडीपीआई की। यास्मीन जी, इंडिया टीवी पर स्वागत आपका। अभी आपने सुना श्रद्धा का एक चिट्ठी सामने आई है 23 नवंबर 2020 को। उनके दोस्त हमारे साथ रजत शुक्ला जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक मर्डर नहीं था, इसके पीछे सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो 20 अलग अलग लड़कियों को डेट कर चुका था श्रद्धा के बाद भी। तो उन्हें लगता है कि इसके पीछे कई एंगल हो सकते हैं, ये सिर्फ इतना नहीं है कि उसने श्रद्धा को मार डाला। देखिए, मेरा थोड़ा सा फोन की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज ठीक आ रही है मुझे एकदम। ये समझ में नहीं आ रहा ये डिबेट किस चीज की है। वो आदमी पारसी
वो आदमी मुसलमान नहीं। अभी आपने देखा होगा एक नेवी ऑफिसर के बारे में आया था कि वो आदमी मुसलमान है, काट के मार के और सूटकेस में ले जाने लगा। अब अगर ऐसे पागल लोग दुनिया में हैं तो क्या हम भी पागल हो जाएं और धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे? मेरे एक बात ये समझ में ही नहीं आ रही है कि ये इसको राजनीतिक या धर्म क्यों बनाया जा रहा है। उससे पहले एक औरत, एक लड़के का मैं नाम नहीं लेके बात करूंगी क्योंकि मुझे इस धर्म के नाम पे नफरत हो गई है बात करने से। एक बंदा अपनी बीवी गर्लफ्रेंड को कत्ल करता है, एक औरत एक मर्द को कत्ल करती है और सूटकेस में बंद करके निकल लेती है। अरे ये दिमागी तवाज़ुन खराब हो। विनोद बंसल जी जरा जवाब देना चाहेंगे? वो तो ये कह रही है कि वो पारसी था, मुसलमान नहीं था, और मत गंद फैलाओ, इसको धर्म के चश्मे से ना देखें। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। बिल्कुल नाराज हो चुकी हूं। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए फारसी था, मुस्लिम था या यहूदी था, लेकिन था तो हत्यारा ना। मैं कहता हूं था तो जिहादी ना, वो जिहाद के लिए कर रहा था ना। इससे कौन सा कहाँ से साबित हो गया? कहाँ से साबित हो गया? विनोद बंसल जी यहाँ सवाल उठा रहे हैं। सैयद बोलिए आप जवाब। क्या गलत बयानबाजी कर रहे हैं? पुलिस ने माना इस चीज को। और आपको बताऊं, गृह मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट देखिए कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। चिपका दीजिए अभी यहीं पर, टीवी के ऊपर पता चल जाएगा लव जिहाद जैसी क्या चीज है। गृह मंत्रालय ने तो माना नहीं लव जिहाद जैसी कोई चीज है। आप यहाँ पर आकर के डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आता। मुझे पता है, देखिए मैं आज साफ अल्फाज में कह दूं, दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव है। पंकज भाई, दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव है। अब देखिए राजनीतिक एंगल तो आप दे रहे हैं, राजनीतिक एंगल तो आप दे रहे हैं। एक मिनट विनोद बंसल एक एक करके ठीक है। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, फिर मैं जरा रजत बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, रजत के पास मैं जाना चाहूंगा। रजत हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए पहले आप। वो कह रहे हैं कि राजनीति के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? 30 सेकंड का टाइम चाहिए। मैं आ रहा हूं अंबर आपके पास। पंकज जी देखिए, मैं जब बोलता हूं तो आपके स्टूडियो में बैठे हुए ये जो महाशय है ना, ये डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। हिंदू समाज को बोलने की परमिशन नहीं दे पा रहे। आप देखिए कि मैं जब बोलता हूं तो बार बार इनको बिलबिला जाते हैं। मैं कहता हूं ये लव जिहाद की घटना को पहली नहीं है, कोई हजारों ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और मैं अनेक बार लिस्ट आपके इंडिया टीवी पर ही सुना चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद भी एक का भी जवाब नहीं दे पाए। आप मुझे बताइए आखिरकार कितनी हिंदू बेटियों की हत्या करेंगे ये? अरे मैं लिस्ट गिना दूंगा आपको। मैं आपकी तरह ओछी राजनीति नहीं करना चाहता साहब। इस्लाम के नाम पर मेरे लिए ये बेइज्जती दुखद घटना है और देश को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं इस चीज की निंदा करता हूं और कड़े से कड़े कानून के साथ जो है उसकी मांग करता हूं कि उसकी फांसी की सजा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अंबर देखिए, सैयद एक बात ठीक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो एक घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं, कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। अंबर कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं रजत के पास जाऊंगा। देखिए पंकज जी, सवाल ये है कि धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, क्योंकि जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो यास्मीन फारूकी जी ने दावा किया था, मैं आपके सामने पूरी न्यूज रिपोर्ट रखती हूँ जिसमें पूरी डिटेल है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला कौन थे, उनके बाप कौन थे, उनके दादा, उनकी मां, उनके छोटे भाई, जिससे साबित ये होता है, पूरी रिपोर्ट है जिसमें ये साफ दिखाया गया है कि वो मुसलमान है, पारसी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी आइडेंटिटी छुपाने से मतलब क्या है कि वो मुसलमान नहीं, वो तो पारसी है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, उसको आप खुलकर बुरा कीजिए कि एक मुसलमान ने एक लड़की के साथ गलत किया है। आपको शर्म किस बात की आती है? आप तो कि वो धार्मिक गुरु जो ऐसे युवाओं का इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको इस तरह के क्राइम करने पे मजबूर कर देते हैं, उनके आगे किसी की जुबान नहीं खुलती। और सैयद जवाद यहाँ पर बैठ के कह रहे थे, नहीं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। सैयद जवाद बहुत देर से चिल्ला रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी की थी कि अंबर ने बड़ी अच्छी बात कही, उनकी बात के साथ मैं अग्री करता हूं और नहीं भी करता हूं। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की कोशिश की थी और सीधे ही उन्होंने राजनीतिकरण शुरू कर दिया कि लड़की हूं, लड़कर सकती हूं, वो भूल गए। उनको ये याद हुआ था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार किसकी सरकार, उनको ये याद था। लेकिन राजस्थान में किस तरह से महिलाओं के प्रति हिंसा होती है वो भूल गए थे। राजनीति की बात आप करते हैं, एक तरफ की बात करते हैं, एक तरफ भूल जाते हैं। अब धर्म की बात क्यों ना हो जब धर्म के नाम पर महिलाओं का इस तरह से अत्याचार हुआ है। अब पिछले 24 घंटे में 7 से ज्यादा से लव जिहाद के केसेस आए हैं। आप देख लीजिए, आपके पास आंकड़े होंगे पंकज जी। और ये लोग फिर भी बेशर्मी से कहते हैं कि धर्म की बात ना की जाए। अरे उनसे जाकर कहिए ना जो धर्म के नाम पर युवाओं को वर्गलाते, जो रैकेट चलाते और हजारों
बहन बेटियों को टारगेट करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। ठीक है अंबर, आपने अपनी बात कह ली, सैयद ने सुन लिया आपकी बात। जरा रजत कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं ठीक है रजत आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, फिर मैं सैयद से जवाब लूंगा जो अंबर ने बात की उस पर वो जवाब देना चाहते हैं। बोलिए रजत। जी मैं ये बात को समझ ही नहीं पाता बिल्कुल कि यहाँ अभी एक मैम आई, उन्होंने कुछ बात कही, यहाँ उसके बाद ये सैयद भाई साहब कुछ बात कह रहे हैं, ये कैसे सिरे से बिल्कुल खारिज कर पाते हैं इस चीज को, और ये क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? चलिए आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही। सैयद आप कुछ कहना चाह रहे थे? गृह मंत्रालय की जब ये लव जिहाद की बात कर रहा हूं 2020 की, हमने तो सीधे सीधे कह दिया कि क्यों ना धर्म के चश्मे से देखें। नहीं, वो उनका लव जिहाद के कई मामले आ रहे हैं। सुनिए एक चीज देखिए रजत भाई, इसमें एक साफ बता दूं, हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, इस देश के अंदर कानून है, एक मिनट, इस देश के अंदर कानून है, हम भी कानून से बने हुए हैं, आप भी कानून से बने हुए हैं। नहीं वो कह रहे हैं, सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर मुसलमान है तो मानेंगे मुसलमान। तो श्रद्धा की चिट्ठी सामने आने के बाद अब मुंबई पुलिस की सफाई आई है। मुंबई पुलिस अपनी सफाई में कह रही है कि श्रद्धा ने शिकायत को बाद में वापस ले लिया था। सोचिए आफताब ने उसे कितना टॉर्चर किया होगा, जिसके दबाव में उसने मजबूर होकर इस शिकायत को ही वापस ले लिया। लेकिन क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? श्रद्धा से बातचीत करती, आफताब का सच जानने की कोशिश करती। आपको मुंबई पुलिस के डीसीपी सुहास बावचे की जरा बात सुनाते हैं। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। रजत, अब आपने पुलिस की सफाई सुनी। पुलिस ने कहा कि हां चिट्ठी आई थी श्रद्धा की तरफ से, लिखित में शिकायत आई थी 23 नवंबर 2020 को, यानी आज भी 23 नवंबर है, 2 साल पहले। लेकिन फिर वो शिकायत पत्र वापस ले लिया गया था कि अब कोई जान को खतरा नहीं है, और दोनों के परिवार वहां पर थे। ये बात अब पुलिस की तरफ से सफाई में आ रही, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि श्रद्धा ने बहुत लोगों से दूरियां बना ली थी, उनमें से मैं भी एक था। तो 2019 के बाद मेरा उससे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं सवाल उठाता हूं पुलिस के ऊपर, जिनके सामने इतना बड़ा कंसर्न शो किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह चीज एडमिट करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो पुलिस जो हमारी पद्धति है, उसमें टालने का कल्चर बहुत ज्यादा है। उस केस को यदि उन्होंने सेंसिटिवली ले लिया होता तो आज मेरे ख्याल से ये चीज कहीं ना कहीं बचाई जा सकती थी। अब मैं ये भी नहीं समझ पाता कि कुछ देर पहले एक मैम आई थी, वो डिफेंसिव हो गई थी। मैं नहीं समझ पाता कि क्यों लोग इसको रेस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते। छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आज इंसान इस बात को मान ले कि 20 केसेस आ रहे हैं, हो सकता है लव जिहाद है, क्या दिक्कत है? आप लव जिहाद को मत जोड़िए इस्लाम से। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स है जो कर रहे हैं, टेररिज्म वाला एंगल आ रहा है, आप मत जोड़िए ना आप उसको इस्लाम से। कुछ बिल्कुल, तो आप लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सिर्फ एक शख्स ने एक लड़की का मर्डर नहीं किया, इसके पीछे कई सारे एंगल हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक यहां और ले रहे हैं हम। तो श्रद्धा की चिट्ठी सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है डिफेंसिव हुई है। पुलिस का यह कहना है कि शिकायत वापस ले ली गई थी श्रद्धा की तरफ से, उसके परिवार वाले वहां मौजूद थे। दूसरी तरफ अब इसको लेकर सियासत हो रही है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनका यह कहना है कि अगर सरकार सही वक्त पर एक्शन ले लेती तो आज श्रद्धा जिंदा होती। अंबर, क्या कहेंगे आप? यहां सैयद हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक मर्डर हुआ है और आफताब जिसने कृत्य किया है, घिनौना कृत्य किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप उसको धर्म के एंगल क्यों दे रहे हैं? देखिए, धर्म का एंगल इसलिए आता है कि क्योंकि अभी अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 7 से ज्यादा ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पहचान छुपाकर हिंदू धर्म की लड़कियों को टारगेट किया गया धर्म परिवर्तन के इरादे से। तो धर्म की बात तो होगी। जब हम संविधान की बात करते हैं, यहाँ पे सैयद जवाद बैठे हुए संविधान की बात करते हैं कि हमारे देश में संविधान है और वो इजाजत देता है, बिल्कुल इजाजत देता है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कीजिए, किसने कहा, कौन कहते हैं, उनसे सवाल कीजिए। जो लोग संविधान का ये प्रावधान होने के बावजूद
पे ये सवाल उठाते हैं, ये मांग उठाते हैं, युवाओं पे ये प्रतिबंध लगाते हैं कि जब तक आपका पति या पत्नी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी, आपकी शादी जायज नहीं है, अगर आपके बच्चे हो जाएंगे तो वो नाजायज है। कहीं ना कहीं धर्म और सोशल को मिलाकर सोशल रिलीजियस प्रेशर बनता है युवा पर, तो उनको ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर देता है। तो सवाल वहां पे खड़ा उठना चाहिए। धर्म की बात तो होगी, जब धर्म के नाम पर लोगों पे इस तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो कहीं ना कहीं युवा के अंदर जो इस तरह की मानसिकता बढ़ रही है वो कहां से उनको ये प्रेरणा मिल रही है, कहां से उनके पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। छोटे छोटे आंसर लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। अंबर जरा एक एक करके आंसर लेते हैं। हजारों लाखों केसेस हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड केसेस। ठीक है अंबर, सही जवाब दीजिए। वो कह रही है कि क्यों ना देखें इसको धर्म के एंगल से। अंबर, इसी देश के अंदर, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और आपके माध्यम से आप देश की जनता भी सुने, क्या इसी देश के अंदर अगर छोटी जात की लड़की किसी बड़े जात के लड़के से शादी कर ली थी तो उसके साथ क्या जुल्म और जाति हुई, तो क्या इसको जाति जिहाद कहेंगे आप? क्या जात के नाम पर इस देश के अंदर बेटियों के साथ अत्याचार हुए तो नहीं हुए? जब धर्म के आधार पर आप बात कर रही हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। इसी देश के अंदर अगर किसी छोटी जात की लड़की किसी अपर जात से शादी कर लेती थी तो हमने तमाम मिसालें हैं इसी देश के अंदर। आप क्या कहेंगे उसके लिए? तो वो तो जाति जिहाद हो गया। फिर मैंने हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे, हम सच और हकीकत की बात कर रहे हैं। आपके सामने ऐसी भी तस्वीरें हैं देश के अंदर, वो अलग है, लेकिन जात का जो मुद्दा है किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्या इस देश में जात के नाम पर अगर शादियां होती हैं लोअर कास्ट में, अपर कास्ट में, तो क्या समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियां हैं या नहीं है? एक मिनट सैयद जो सवाल उठाया अंबर ने कहा इसे धर्म के चश्मे से क्यों ना देखें। अब आपने उसमें जाति वाला एंगल ला दिया। आप पहले घटिया ये घटिया हरकतें हिंदुस्तान भारत के अंदर हुई हैं या नहीं हुआ है? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। आप एक पॉलिटिकल एंगल के साथ, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ इस केस को जो है हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। रजत कुछ कहना चाह रहे हैं। रजत आप कुछ कहना रजत बोलिए। मैं ये बात नहीं समझ रहा कि ये भाई साहब उसको बढ़ावा दीजिए। अंबर जरा सुन लीजिए, सही रजत बोलिए। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि ये सैयद भाई को क्यों दिक्कत है। हर इंसान जो इस्लाम में होने वाला है आपका भाई, भैया राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अगर वो राजनीति तो हेमंता विश्व शर्मा भी कर रहे हैं जा करके, कौन सुन लेना है वो भी कर रहे हैं। सैयद जरा सुन ले, एक एक करके बोलिए। रजत बोलिए, थोड़ी तमीज रखिए आप। रजत बोलिए प्लीज, रजत बोलिए। तो मैंने कहा आपको कि अगर जो भी लोग कर रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, आप उन क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं उनके लिए? मैं कह रहा हूं साहब, मैं तो कह रहा हूं ऐसे दरिंदे को फांसी दीजिए और ऐसे ट्रायल जो चल रहे हैं उनके खिलाफ भी आप लेकर के आइए। आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपको मैं बोलूंगा। रजत एक मिनट, वो मुझे डिसाइड करने दीजिए कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। रजत प्लीज सुनिए मेरी बात। वो ये कह रहे हैं कि मैं कहां रोक रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कड़ी से कड़ी सजा मिले आफ्ताब को, ये सैयद बोल रहे हैं। नहीं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। वो अब क्यों बात कर रहे हैं बीच में जात की? वो कह रहे हैं कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, इस पर गौर करिए। भाई सामाजिक कुरीतियां है, जरा सुन ले, धार्मिक कुरीतियां नहीं है, समाज के अंदर बुराई है, किसी धर्म में बुराई नहीं है साहब। सारे धर्म अच्छे हैं, बुराई समाज के अंदर पैदा हुई है, तो ये सामाजिक बुराई है। ये धर्म के चश्मे से जो देख रहे हैं, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूं। समाज के अंदर बुराई है, किसी धर्म में बुराई नहीं है साहब। धर्म के आधार पर अगर आप जो है जस्टिफिकेशन या अपने जजमेंट देंगे तो देश के लिए नुकसानदेह होगा। देश सबसे बड़ा है, देश सर्वोपरि है। हमारे आपके बीच नाइतफाकी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सैयद जो अंबर ने बात कही है, एक मिनट सैयद जो बात अंबर ने कही है, विनोद बंसल भी ये कह रहे थे कि वो अगर मुस्लिम है तो इस बात से आपको एतराज क्यों है? वो मुस्लिम नहीं है साहब, उसके खिलाफ आप बताइए किसी एक शख्स ने या किसी भी बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर ने, बड़े बड़े उलमाओं ने, किसी भी एक आदमी ने ऐसे दरिंदे वहशी की, जानवर की हिमायत करी? सभी ये कह रहे हैं इसको जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के साथ जो है आप फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए। लेकिन एक चीज सुनिए पंकज, वो लोग कह रहे हैं कि हमको चौराहे पर पे देना है फांसी, हम इसको चौराहे पे जो है मारना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं। ये बड़े बड़े जो है ठेकेदार जो बने हुए हैं समाज के, कानूनी कार्रवाई तालिबान के अंदर भी होता है। अच्छा अंबर आपको क्या लगता है जड़ में क्या है? एक मिनट जरा सुन ले, अंबर जड़ में क्या है? उनके खिलाफ आप अंबर जड़ में क्या है? उनके खिलाफ आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता।
अंबर जरा ये बताइए आपको क्या लगता है जड़ में क्या है? जी ये है कि समाज में धर्म के नाम पर जब यही सही है, जब आप संविधान की बात कर रहे थे, जो कि भूल जाते हैं कि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसको भूलकर जब आप ये लोगों के सामने एक कंडीशन रखते हैं कि जब तक जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं वो मुसलमान नहीं हो जाता, आपका निकाह नहीं है। अगर आप शादी कर भी लेते हैं तो आपकी शादी हराम है और आपके बच्चे भी हराम है। तो ऐसे युवाओं पर कहां से हो गया? जब इस्लाम में ही मना है और यही वजह है तो फिर ये लफ्ज़ियात कहां से हो गया? ये तो आपने बिल्कुल सही बात कह दी आपने। अगर इस्लाम में ये है कि शादी नहीं हो सकती, चीजें नहीं हो सकती, तो फिर ये लफ्ज़ियात का मामला ही मिला। यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छे अल्फाज में समझा दिया। रजत, आप जो डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहे थे, एक मिनट रजत, जो आप डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहे थे, जरा एक दो एंगल बताइए, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? आपने सीधे सीधे कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक शख्स ने एक लड़की का मर्डर कर दिया, आपको लगता है इसके पीछे बहुत सारे एंगल्स हैं, तो क्या लगता है आपको? एक दो जरा एंगल्स बताइए, आपको क्या इसके पीछे लगता है? मैं ये कहता हूं कि मैंने सैयद भाई साहब से ये सवाल भी था कि ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल के ग्राउंड्स पे ये तैयार हैं चेक करने के लिए कि ये लड़का क्रिमिनल हो सकता है, पर क्यों ना चेक किया जाए लव जिहाद के एंगल से? सैयद जी को कहिए, पॉसिबल है ना लव जिहाद? एक मिनट सुन लीजिए, और रियलिटी है ना, और रियलिटी है ना, टेररिज्म है, टेररिज्म हो सकता है। जिस तरीके से 35 टुकड़े काटे हैं उसने, एकदम प्रोफेशनल वाला काम है ये, कोई ऐसे कोई पुल ऑफ नहीं कर लेगा। तो आपको लगता है रजत की जो पुलिस है, मुंबई पुलिस, और उस वक्त की सरकार जो थी, उस वक्त महाअघाड़ी की सरकार थी, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ढील हुई, लापरवाही हुई, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक और खत आया था जिसमें उसने माना था श्रद्धा ने कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, और वो अपनी चिट्ठी वापस लिया था उसने। मेरे ख्याल से ये खत बाहर लाना चाहिए, और मेरे ख्याल से उस वक्त जो भी वो ऑफिसर थे जो इस केस को देख रहे थे, उनको सामने लाना चाहिए और बयान लेना चाहिए कि क्या आपने वाकई में तहकीकात की और किस ग्राउंड पे की, आपने क्या क्या चेक किया, आपने आफ्ताब से आप मिले, आपने आफ्ताब का हिस्ट्री जाना, आपने आफ्ताब का बिहेवियर जाना, आपने किस ग्राउंड पे ये सोच लिया ये मैटर सॉल्व हो गया, आपने कैसे फुल स्टॉप दे दिया? आज जब एक लड़की आके कह रही है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और जंगल में फेंक दिए जाएंगे, क्या ये बहुत संगीन मामला नहीं लग रहा है आपको? ठीक, एक मिनट अंबर, जरा मैं कुछ बयानों की बात करूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी, अगर उन्होंने ठीक तरीके से इस पूरे मामले को देखा होता, एक्शन लिया होता, तो श्रद्धा आज जिंदा होती। और इधर सैयद का यह कहना है चूंकि चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए यह सब कुछ हो रहा है, इसलिए इस पर सियासत हो रही है। इससे इत्तेफाक रखती हैं आप? मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए पंकज जी, मैं पिछले 24 घंटों की बात करी, 7 से ज्यादा इस तरह के केसेस आ चुके हैं, तो इस पर राजनीति ना करके अगर हम देश की बेटियों की बात करें, जिसकी बड़ी चिंता सैयद जवाब भी जता रहे थे, तो हमें सबसे पहले तो महिलाओं की अगर कोई भी इस तरह की शिकायत आती है तो पुलिस के रवैये पे हम बात करते हैं कि उन शिकायत को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और ऐसे पे राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की लाखों बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, जिनको ISI में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा गया या फिर उनके टुकड़े हुए हैं, जला के उनको फेंक दिया गया। चुनाव की बात कर रहे हैं सैयद, उठता है ऐसे पे राजनीति बिल्कुल, और जो चुनाव की बात कर रहे हैं एक मिनट, या ऐसे पर आजाद देने की कोशिश करते हैं, चुनावी रैली के अंदर जिक्र कर रहे हैं जो नेता, ये भी कही अंबर, जो नेता ऐसे जघन्य अपराध के बिहार पे अपनी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा, उनके खिलाफ भी बोलिए, नहीं करना चाहिए ऐसी जघन्य अपराध की घटनाएं, उसके बावजूद भी हुई है देश में, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका राजनीतिकरण नहीं करा, सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम जगत लोग जानते हैं, कौन करता है ऐसी जघन्य अपराध के ऊपर, बेटियों की लाशों के ऊपर कौन करता है? सैयद, आप ये तो मानेंगे ना कि अगर इस तरह के बयान आते हैं तो प्रेशर बनता है पुलिस पर, सिस्टम पर, और फिर जड़ तक जाने की बात होती है सामने। के अंदर एक घटनाएं नहीं है, जो बीजेपी शासित क्षेत्र है उनके अंदर जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं, क्या मध्य प्रदेश के अंदर ये घटनाएं नहीं है? खुद हेमंता बिश्व शर्मा का जहां से आते हैं, बार-बार एक नाम ले रहे हैं सैयद, बार-बार एक नाम ले रहे हैं, आप जरा मुझे बताइए, उन्होंने बयान अगर इस तरह के बयान से प्रेशर बनता है, अगर एक मिनट अरे साहब अंबर, एक मिनट देखिए, सारे बोलेंगे तो बात दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। सैयद जवाब दीजिए, नहीं लगता आपको कि अगर इस तरह के बयान आते तो प्रेशर बनता है सिस्टम पर, पुलिस पर, तो जड़ तक पहुंचने में आसानी होती है? बहुत अच्छी आपने बात करी। गृह मंत्री साहब, देश के गृह मंत्री साहब,
सरकार उनकी है, कार्रवाई कौन करेगा? विपक्ष करेगा। कौन करेगा आप बताइए? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती कार्रवाई करने की। विपक्ष तो आवाज उठा रहा। बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ? किसने छोड़ा? कौन बलात्कारियों के समर्थन में है? क्या वो बच्ची नहीं है? उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी? क्या आप धर्म के आधार पर अपराधियों को अपराध की नजर से ना देख करके? रजत जरा जवाब दीजिए। रजत अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, नार्को टेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि उससे जड़ तक पहुंचेगी पुलिस? मुझे ऐसा लगता है ये सारे प्रोसीजर्स जो है ये कहीं ना कहीं पुलिस को मदद करेगी सच्चाई को जानने के लिए। और एक और बात मुझे ऐड करनी थी, क्योंकि ये बात चल रही है इसी मामले में। श्रद्धा के पिताजी वो पहले इंसान थे जिन्होंने लव जिहाद के एंगल को सामने लाया था। उन्होंने देखा होगा कुछ, और क्यों ना हो, बताइए आप, ये कोई नकली चीज है क्या? कोई होता नहीं है क्या लव जिहाद? वो चीज होती है, इसीलिए कहा जा रहा है। नहीं, पर जो शुरुआत की थी अंबर ने श्रद्धा को कहा था कि श्रद्धा की भी कहीं ना कहीं गलती है। देखिए हमारे साथ पैनल में है, उन्होंने बातचीत की शुरुआत इसी बात से की थी। आपने कहा कि श्रद्धा को दोष देना ठीक नहीं है, वो बहुत समझदार थी, बहुत इंटेलेक्चुअल थी, इंटेलिजेंट थी। आपकी बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन एक शख्स जो मारता है, पीटता है, उसके चेहरे पर निशान, जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें उसके नाक पे और चीक्स पे निशान है, चोट के निशान है। तो क्यों नहीं, आप भी दोस्त हैं, आपने कहा 2015 से उन्हें जानता था, और भी दोस्त होंगे, श्रद्धा के परिवार वाले होंगे, समझाने बुझाने की कोशिश हुई गई, बावजूद उसके वो नहीं मानती थी। क्या लगता है आपको इसके पीछे रजत? मजबूरी एक चीज होती है। नहीं, वो मजबूरी क्या? मेरे ख्याल से शुरुआत से लेके आखिर में मैं यही कहते आया हूं, एक मजबूरी ब्लैकमेलिंग अभी सामने आई है। धीरे धीरे मैं उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें सामने आएगी। अब ये जानना जरूरी है हम लोगों को कि क्यों वो ये चीजें कर रही थी। मतलब ये असंभव है श्रद्धा जैसी लड़की का इस तरीके से बर्ताव करना, आफ्ताब की कहानियां बनाना कि वो शादी के लिए कंपेल कर रही थी, फिर बेचारा आफ्ताब ने उसको मार दिया। नहीं, वो बेचारा नहीं, वो दरिंदा है, वैसी है, उसके खिलाफ जो है जल्द से जल्द अच्छा सैयद, अब चूंकि हम अब डिबेट के एंड की तरफ है, आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? इस तरह के कृत्य दोबारा कोई करने की हिमाकत ना करे, हिम्मत ना करे, फिर कोई श्रद्धा सामने ना आए। क्या लगता है आपको इसका सॉल्यूशन क्या, समाधान? जब तक हम संविधान के अंदर महिलाओं को उनके हक और हकूक नहीं देंगे, जब तक हम महिलाओं को इतना सशक्तिकरण नहीं कर पाएंगे, तब तक ये जुल्म और जातियां होती रहेंगी साहब। हम फिर कल किसी श्रद्धा मेरी बहन के बारे में चर्चा करने के लिए बैठ जाएंगे शर्मिंदगी के साथ। ऐसे दरिंदों के खिलाफ हमें ये नजीर पेश करना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, और ऐसे जितने आफ्ताब जैसे लोग और भी जेलों में बंद हैं उनके खिलाफ, जो इतने साल से उनके खिलाफ भी यही रजत और अंबर, मैं आप दोनों से जानना चाह रहा हूं कहां सैयद गलत हैं जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। रजत पहले आप और फिर अंबर जवाब दीजिएगा। रजत आप जवाब दीजिए। जब सैयद कह रहे हैं वो पता नहीं क्यों बार बार मेंशन करना भूल जा रहे हैं कि ये आफ्ताब ने किया है, और बहुत पॉसिबली। अरे साहब अभी फिर मैं बोल दूंगा जाकर के, फिर मैं यार ये क्या? चलिए अंबर जरा आप जवाब दीजिए। अंबर आप जवाब दीजिए। नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया, सैयद के बीच में बोल दिए हैं। अच्छा चलिए करिए, कंप्लीट करिए, एक मिनट जरा कंप्लीट करने दीजिए। यादव ने केस करा है, रजत कंप्लीट करिए, यादव ने एक मिनट सैयद बताइए लखनऊ के अंदर रजत कंप्लीट करें जल्दी से। और इन चीजों को बिल्कुल दरखास्त किया जाए। लव जिहाद जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए हमारे देश में। अंबर अब आप जवाब दीजिए, फिर मैं सैयद से। अंबर जवाब दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं उसका नाम आफ्ताब है, रजत कह रहे हैं उसका नाम आफ्ताब है, उस पर गौर करिए। प्रिंस यादव एक मिनट सैयद प्लीज। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल उसका नाम आफ्ताब है, और इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए कि उसने गलत किया है, और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कदम उठाने नहीं। तो इसका तो जवाब दे रहे हैं सैयद, इसका जवाब तो दे रहे हैं सैयद, लेकिन जो रजत ने सवाल उठाया है कि उसका नाम आफ्ताब है, उस पर गौर करिए, उस पर आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? इन्होंने आज तक किसी उस बिल्कुल गौर करने की बात है कि क्यों सही जवाब दीजिए। देखिए दोनों ने ये सवाल उठाया कि उसका नाम आफ्ताब है, इस बात पर गौर करना चाहिए। नहीं, अगर उसका नाम प्रिंस यादव होता और वो यही कृत्य करता जैसा कि अभी घटना हुई है, तो आप क्या कहते हैं इसको? आप बताइए, आप बताइए। फिर बीच में बोलने लगे क्या तरीका हुआ भाई? मैं इसी चीज को बता। चलिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप करेंगे। रजत शुक्ला, अंबर जैदी और साथ साथ
सैयद जवाद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब होगा ये कि पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, नार्को टेस्ट होना है, उम्मीद की जा सकती है कि इसमें सच जरूर सामने निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।